हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोग का हमारे चैनल एग्जाम्स क्रैकर्स में। फ्रेंड्स, आज हम लोग एक और इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट डिस्कस करने जा रहे हैं जो पार्ट है साइंस का। तो आज हम लोग रसायन विज्ञान के जो भी प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस हैं और साथ ही इम्पॉर्टेंट प्रश्न हैं जो आयोगों और रेलवे में पूछे गए हैं उसको यहाँ पे संकलित किया गया है और इसको हम लोग याद करने की कोशिश करेंगे टेस्ट के थ्रू। तो इसके सारे टॉपिक वाइज ये सेशन चलता रहेगा, जिसमें आज का टॉपिक है परमाणु संरचना। तो परमाणु संरचना से संबंधित जो भी प्रश्न एग्जाम्स में पूछे गए हैं उसको आज हम लोग डिस्कस करेंगे, जिसका पार्ट होगा 1। नेक्स्ट पार्ट जल्दी ही अपलोड किया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और उससे पहले फ्रेंड, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही साथ ज़्यादा शेयर भी करें ताकि और अधिक लोग जुड़ सकें, अपनी तैयारियों को बेहतर कर सकें और हमें भी बेहतर वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या है। तो विद्युत रूप से परमाणु क्या है आपको बताना है। ऑप्शन है उदासीन, ऑप्शन बी है पॉजिटिव रूप से आवेशित, ऑप्शन सी है नेगेटिव रूप से आवेशित, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से अपना आंसर कमेंट करके बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इलेक्ट्रिकली जो एटम होता है वो क्या होता है। तो फ्रेंड, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए उदासीन। ठीक है, जो परमाणु होता है वो एटम होता है, वो उदासीन होता है। आप लोगों को पता है जो एटम होता है उसका एक पार्ट होता है जिसे न्यूक्लियस कहते हैं। न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है और इसके चारों तरफ जो कक्षा होती है उसमें इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, तो जो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होते हैं फ्रेंड, इनमें जो आवेश होता है ये ऋण आवेशित होता है, ये धन आवेशित होता है और इनका आवेश समान होता है। जब ये दोनों मिलते हैं तो ये न्यूट्रल हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे जीरो आवेश हो जाता है, इसलिए ये इलेक्ट्रिकली ये आवेशहीन होते हैं। इसलिए जो विद्युत रूप से परमाणु होता है वो न्यूट्रल होता है, उदासीन होता है। अगला देखते हैं, रेडियो सक्रिय वस्तु से उत्सर्जित अल्फा कण हैं हाइड्रोजन नाभिक, न्यूट्रॉन नाभिक, हीलियम नाभिक, ऋण आवेशित रूप से आवेशित कण। तो क्या हो गए, जो अल्फ़ा कण होते हैं, आवेशित होती हैं जो अल्फ़ा किरणें जो रेडियोएक्टिव तत्व से वस्तु से, उसका वो किससे रिलेट होती है, किसके क्लोज होती हैं, वो आपको बताना है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी हीलियम नाभिक। हीलियम का जो नाभिक होता है वो होता है अल्फ़ा के बराबर। ठीक है, हीलियम का सूत्र होता है He, इसका परमाणु भार 4 होता है और इसके नीचे जो होता है वो होता है इसका प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन आप लोग को पता है दोनों इक्वल होते हैं किसी भी परमाणु में। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हीलियम नाभिक से 2 इलेक्ट्रॉन हम निकाल देते हैं, ठीक है, यहाँ पे 2 पॉजिटिव चार्ज लगा दिए, इसका मतलब इसमें 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए हैं। ठीक है, मतलब ये पॉजिटिव चार्ज हो गया है। ठीक है, इसको मतलब 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये अल्फ़ा कण होता है वो हीलियम का ही नाभिक होता है। ठीक है, तो ये अल्फ़ा कण का आप सूत्र भी याद रख सकते हैं। He पे 2 प्लस चार्ज लगा देंगे तो अल्फ़ा कण के बराबर हो जाएगा और यही हीलियम नाभिक ये होता है। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं, आवर्त सारणी का दीर्घ रूप लिखित के फंक्शन के रूप में तत्व गुण धर्म पर आधारित होता है। ठीक है, परमाणु द्रव्यमान, बी ऑप्शन है परमाणु आकार, सी ऑप्शन है परमाणु संख्या और डी है परमाणु भार। जल्दी से अपना आंसर कमेंट करके बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। जो आवर्त सारणी है वो बनाई गई है किस आधार पर बनाई गई है, जो उसके जो तत्व हैं, एलिमेंट लगाए गए हैं, उनका गुण धर्म किस पे आधारित है। तो सही ऑप्शन होगा इसका ऑप्शन सी परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या। इसको परमाणु क्रमांक भी कहीं कहीं देता है। ठीक है, इंग्लिश में एटॉमिक नंबर। ठीक है, सॉरी, तो ये ध्यान रखिएगा, परमाणु संख्या और परमाणु क्रमांक एक ही होता है। परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान अलग होता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो जो भी डिसाइड होता है, जो उनको जैसे अगर हाइड्रोजन के बाद हीलियम आ रहा है या फिर नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन आ रहा है, अगर आवर्त सारणी में देखा जाए तो वो आधारित होता है परमाणु संख्या पे। ठीक है, परमाणु संख्या के रूप में इसीलिए रखे गए हैं कि उनके जो पास वाले तत्व होते हैं वो सेम होते हैं, उनका रासायनिक और गुण जो है कि सेम होता है।
तो इसका आधार क्या है? परमाणु संख्या। कई बार एग्जाम में पूछा गया फ्रेंड, इसको ध्यान रखिएगा। अगला है सोडियम क्लोराइड में कौन सा बॉन्ड होता है? ठीक है, आपको बॉन्ड पूछा है। मेनली 3 रूप से बॉन्ड होते हैं, आप लोग को पता है। एक वैद्युत संयोजी बंध और सहसंयोजी बंध, उप संयोजक बंध, 3 प्रकार के बंध होते हैं। आपको बताना है इनमें से कौन सा बंध सोडियम क्लोराइड में होता है। तो फ्रेंड का सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, वैद्युत संयोजी बंध। ठीक है, वैद्युत संयोजी बंध होता है NaCl में। सोडियम क्लोराइड का सूत्र क्या होता है? NaCl। ठीक है, अगर इसको बनाते हैं बॉन्डिक रूप से तो Na पे एक प्लस चार्ज आता है और क्लोरीन पे माइनस चार्ज आता है। ठीक है, NaCl। ये जो प्रक्रिया होती है, जो आयनों का बनना होता है, ये आयनिक बंध कहलाते हैं। इसका दूसरा नाम होता है वैद्युत संयोजी बंध भी होता है। ठीक है, तो जो वैद्युत संयोजी बंध होता है उसमें क्या होता है फ्रेंड्स? उसमें इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होता है। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन दूसरे में चला जाता है तो वो हो जाता है, पहला वाला नेगेटिव हो जाता है और दूसरा वाला पॉजिटिव हो जाता है। मतलब सोडियम के कक्षा में 11 इलेक्ट्रॉन हैं और क्लोरीन के कक्षा में 17 इलेक्ट्रॉन हैं। ठीक है, बाहरी कक्षा में सोडियम के 1 इलेक्ट्रॉन अधिक है और क्लोरीन के बाहरी कक्षा में 7 ही इलेक्ट्रॉन हैं। ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इसका विन्यास अगर देखा जाए तो सोडियम का होगा 2 8 1, ठीक, लास्ट 11। और इसका क्लोरीन का देखा जाए तो 2 8 और 7। तो ये 7 है। इसको क्लोज 8 के पास पहुंचने के लिए क्या करना पड़ेगा? 1 इसको चाहिए और इसके पास 1 एक्स्ट्रा है। तो ये अगर ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा तो ये अपना जो ऑक्टस होता है उसको पूरा कर लेगा, ऑक्टेट इसका कंप्लीट हो जाएगा। तो यही इसके प्लस चार्ज आ जाएगा, ये ग्रहण करेगा तो ये माइनस चार्ज आएगा, मतलब ये इसने इलेक्ट्रॉन इसके पास एक एक्स्ट्रा है। ये होता है वैद्युत संयोजी बंध। ठीक है फ्रेंड्स, और जो सहसंयोजक बंध होते हैं उसमें क्या होता है इसको भी डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। इसमें इलेक्ट्रॉन शेयर किए जाते हैं। ठीक है फ्रेंड, एक ही इलेक्ट्रॉन होगा, उसको शेयर किया जाएगा। एक एटम, अगर यहाँ पे एक एटम ये है, एक एटम ये है, तो ये दोनों मिल के इसको शेयर करेंगे अपने अपने पार्ट में। ठीक है, तो ये सहसंयोजी बंध हो जाएगा, मिल के सहजीविता होता है, उस तरह से सहसंयोजी बंध होता है। और उप संयोजक बंध में क्या होता है कि इसमें एक पेयर इलेक्ट्रॉन, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, एक ही जो एटम होता है वो दूसरे को दे देता है। ठीक है, ये दूसरा ले लेता है, जो लेता है उसको ग्राही कहते हैं और जो देता है उसको दाता कहते हैं। मतलब एक पेयर इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इसको दे देता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा तीनों बॉन्ड। अगला देखते हैं, सहसंयोजी यौगिक का उदाहरण कौन सा है, आपको इसमें बताना है। ठीक है, जिसमें एक इलेक्ट्रॉन की आपस में शेयरिंग हो। ठीक है, तो ये सही ऑप्शन क्या होगा इसका ऑप्शन सी होगा। ठीक है, ऑप्शन सी, CHCl3। CHCl3 जो है इसमें जो सहसंयोजी बंध बनता है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा, CHCl3। ठीक है, इसमें अगर इसका स्ट्रक्चर देखा जाए तो C बीच में आता है कार्बन, एक यहाँ पे हाइड्रोजन और 3 तरफ इसके क्लोरीन यौगिक लग जाते हैं। ठीक है, सब में एक एक इलेक्ट्रॉन की कमी होती है Cl में, तो ये सब एक इनको इलेक्ट्रॉन एक यहाँ पे दे देगा। ठीक है, यहाँ पे शेयर करा देगा, ये इसका एक इसका। आपको पता है कार्बन के लास्ट में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो 4, एक इससे बॉन्ड बना लेगा, ये इससे बना लेगा, ये इससे बना लेगा, ये इससे बना लेगा, और जब ये सबका लेगा तो इसका भी ऑक्टेट क्या हो जाएगा? पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो CHCl3 है ये सहसंयोजी यौगिक का उदाहरण है। और KCl में K पे प्लस आयन और C पे माइनस आयन आ जाएगा। BaO पे BA पे 2 प्लस चार्ज आएंगे, O पे माइनस चार्ज आएगा, और कैल्शियम पे 2 प्लस चार्ज आएंगे। और ये 2Cl है तो Cl पे
एक चार्ज होता है आपको पता है, और 2 यहाँ पे एटम हैं, तो यहाँ पे 2 परमाणु हैं यहाँ पे, तो 2 चार्ज हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से बाकी सारे वैद्युत संयोजी यौगिक का उदाहरण है, लेकिन CaCl3 सहसंयोजी यौगिक का उदाहरण है। अगला है फेरिक ऑक्साइड में लोहे की संयोजकता आपको बताना है। इसकी संयोजकता क्या है? फेरिक ऑक्साइड का सूत्र होता है FeO3, यहाँ पे 2 भी होता है। ठीक है, Fe2O3। इसमें आपको बताना है कि जो फेरिक है इसका संयोजकता जो लोहा है इसका क्या होगा। फ्रेंड्स, इसको निकालने का तरीका क्या है? आपको पता है ऑक्सीजन पे 2 माइनस चार्ज होते हैं। ऑक्सीजन हमेशा एक नेगेटिव एलिमेंट है, और फेरियम पे प्लस चार्ज होता है। इसको हमको निकालना है, हमको पता नहीं है। इसमें 3 एटम है तो ये 6 हो जाएंगे, -6, और इसमें 2 एटम है तो 2 का डिवाइड कर देंगे तो ये -3। ठीक है, -3 आएगा। -3 मतलब यहाँ पे 3 होना चाहिए, तभी 2 पॉजिटिव हो गए। ये तो ऑलरेडी माइनस है, इसको उदासीन करने के लिए, न्यूट्रल करने के लिए क्या होना चाहिए? 6 जो है कि हमारे पास पॉजिटिव होना चाहिए, तो +3 इसका होगा संयुक्ता आयरन की। ठीक है, +3 होगा तभी यहाँ पे 6 हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो, और ये -6 को इक्वल कर देगा तो क्या हो जाएगा? उदासीन हो जाएगा। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कण अस्थायी है? आपके पास ऑप्शन है प्रोटॉन, दूसरा है इलेक्ट्रॉन, तीसरा ऑप्शन है न्यूट्रॉन, चौथा ऑप्शन है न्यूट्रिनो। तो जल्दी से अपना आंसर कमेंट करके बताइए, इसका सही आंसर क्या होगा? अस्थायी पार्टिकल पूछ रहा है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये अस्थायी तत्व होते हैं किसी भी नाभिक में, लेकिन जो न्यूट्रिनो होता है जैसे पॉजिट्रॉन है, ये होते हैं अस्थायी कण। अगला पॉइंट है, अगला क्वेश्चन है, रासायनिक यौगिक की सबसे छोटी संभावी यूनिट क्या है? ठीक है, यहाँ पे केमिकल कंपाउंड की बात कर रहा है, ध्यान देने वाली बात है। इसके सबसे छोटी यूनिट पूछ रहा है। आपके पास ऑप्शन है परमाणु, दूसरा है इलेक्ट्रॉन, तीसरा है प्रोटॉन, चौथा है अणु। तो इसका सही आंसर क्या होगा? जो केमिकल कंपाउंड है, रासायनिक यौगिक है, उसका सबसे छोटी यूनिट क्या होगी? तो इसका सही आंसर होगा अणु। जो मॉलिक्यूल होता है वो केमिकल कंपाउंड का सबसे छोटी यूनिट होता है। ठीक है, और अगर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की बात किया जाए तो ये एटम के अंदर का पार्ट होते हैं, तो इसको हम लोग नहीं ध्यान देंगे, क्योंकि हमको यहाँ पे केमिकल कंपाउंड की बात हो रही है। ठीक है, जिसमें एक विशेष तरह का क्वालिटी होगी, एक विशेष रासायनिक गुण होगा उसका, तो ये अणु होते हैं ऐसे सबसे छोटी यूनिट। अगला है, तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किसने किया था? जो एलिमेंट्स हैं इनका वर्गीकरण करने का प्रयास सबसे पहले किसने किया था? आपके पास ऑप्शन है लोथर मेयर, दूसरा ऑप्शन न्यूलैंड, सी है मेंडलीफ और डी है डोब्रियर। तो सही आंसर क्या होगा इसका? जल्दी से बताइए। तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया था? तो इसका सही आंसर होगा डोब्रियर। डोब्रियर ने सबसे पहले 1817 में इसका वर्गीकरण किया था। ठीक है, बाद में मेंडलीफ ने भी एक आवर्त सारणी दी थी, जो 1869 में इन्होंने आवर्त सारणी दी थी, जो परमाणु भार पर आधारित थी, जिसको आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु क्रमांक पे करके इसको सही करा गया। तो इसका सही आंसर होगा डोब्रियर। इन्होंने सबसे पहले वर्गीकरण किया था एलिमेंट्स का। अगला क्वेश्चन है, पानी का आयनिक लवण सुविलायक क्यों होता है? ऑप्शन है आपके पास, उसका क्वथनांक उच्च है, उसका कोई रंग नहीं होता है, उसका द्विध्रुव आघूर्ण अधिक है, उसकी विशिष्ट ऊष्मा अधिक है। तो बताना है कि पानी का जो आयनिक लवण है वो सुविलायक क्यों होता है। ठीक है, सही आंसर होगा ऑप्शन 3। उसका जो बाइपोलर मोमेंट होता है, द्विध्रुव आघूर्ण होता है पानी का, वो अधिक होता है, जिसकी वजह से जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है, डाइलेक्ट्रिक स्थिरांक होता है, वो अधिक हो जाता है, और जो भी उसमें आयनिक लवण आते हैं उनको ये ब्रेक करने का काम करता है, जो आसानी से ब्रेक हो जाते हैं, टूट जाते हैं और उसमें विलायक हो जाते हैं पानी में। इसका सही आंसर होगा द्विध्रुव आघूर्ण अधिक होता है पानी का। अगला है, इलेक्ट्रॉन वहन करता है। इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है? 1 यूनिट धन आवेश, 1 यूनिट ऋण आवेश, 2 यूनिट धन आवेश, 2 यूनिट ऋण आवेश। तो सही आंसर क्या होगा? इलेक्ट्रॉन वहन करता है 1 ऋण आवेश। ठीक है, 1 यूनिट ऋण आवेश। अगला है, पिंडों को आवेशित करने के लिए जिम्मेदार कारक है। न्यूट्रॉनों का अंतरण, इलेक्ट्रॉनों का अंतरण, प्रोटॉनों का अंतरण।
तो इसका सही आंसर बताइए जल्दी से, या इनमें से कोई नहीं। पिंडों को आकर्षित करने के लिए जो जिम्मेदार कारक है वो क्या है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, इलेक्ट्रॉनों का अंतरण। इलेक्ट्रॉनों का जो ट्रांसफ़र होता है उसी की वजह से आवेश आता है किसी भी एटम पे, ठीक है। तो आवेशित करने का जो जिम्मेदार कारक होता है वो इलेक्ट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन की जो मूवमेंट होती है उसकी वजह से ही पिंडों पे एक चार्ज आता है। अगला पॉइंट है, एक प्रोटॉन ऊपर की ओर धारा का वहन करने वाले एक ऊर्ध्वाधर कंडक्टर, ठीक है, वर्टिकल कंडक्टर की ओर क्षैतिज गतिमान होता है, यह विक्षेपित होगा, ठीक है। जो प्रोटॉन किस साइड जाएगा, एक वर्टिकल कह सकते हैं चालक है, ऊर्ध्वाधर चालक इस तरह से है। तो आपको पता है इसके चारों तरफ धारा का वहन कर रहा है तो एक फील्ड जनरेट होगी, और इस फील्ड की दशा जो है कि इसका पॉजिटिव हमेशा जो क्लॉक होता है वो क्लॉक वाइज होगी, ठीक है। और अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे एक प्रोटॉन, यहाँ पे अगर प्रोटॉन यहाँ पे मूव कर रहा है तो ये हमेशा इस साइड की तरफ इसके जो डायरेक्शन होगी आवेश की उसी के तरफ ये अपेक्षित होगा, विक्षेपित होगा। इसका सही आंसर होगा दाएं की ओर, ठीक है, दाएं ओर, ठीक है, ओर होगा यहाँ पे और नहीं ओर, दाईं ओर की तरफ ये प्रोटॉन विक्षेपित होगा, क्योंकि यहाँ पे ये चार्ज उत्पन्न होगा, चार्ज की दिशा हमेशा क्लॉकवाइज है तो ये दाहिने की तरफ ही विक्षेपित होगा। अगला पॉइंट है, किस तत्व के गुणों को प्रदर्शित करता है? किस तत्व के गुणों को प्रदर्शित करता है? किसी तत्व के गुणों को प्रदर्शित करता है परमाणु भार, परमाणु क्रमांक, अणु भार, तुल्यांकी भार। तो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, जो परमाणु क्रमांक होता है या परमाणु संख्या होती है उसी से तत्व के गुणों का निर्धारण होता है, प्रदर्शन करके उनको आवर्त सारणी में उसके अकॉर्डिंग उसको रखा जाता है। अगला है, किसी तत्व के परमाणु में 10 इलेक्ट्रॉन, 10 प्रोटॉन और 12 न्यूट्रॉन है, उस तत्व का परमाणु भार कितना होगा? ठीक है, आप लोग को पता है परमाणु भार जो होता है एटॉमिक वेट, ये होता है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का योग होता है, ठीक है। तो न्यूट्रॉन हमारा 12 है, प्रोटॉन 10 है, तो जो तत्व का एटॉमिक भार होगा वो होगा ऑप्शन बी 22, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, किसी तत्व के परमाणु भार को किस में व्यक्त किया जाता है? ऑप्शन है ग्राम, किलोग्राम, मिलीग्राम, AMU। जल्दी से अपना आंसर कमेंट करके बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। परमाणविक भार को किस यूनिट में व्यक्त किया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी AMU, एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट में तत्व के परमाणु भार को व्यक्त किया जाता है, और ये कार्बन 12 के सापेक्ष इसको इसकी जो भार है इसको कार्बन 12 के अकॉर्डिंग ही निकाला जाता है। किलोग्राम में इसकी जो इसका एक AMU बराबर कह सकते हैं, एक एटॉमिक मास यूनिट बराबर 1 × 1.673 × 10⁻⁻27 किलोग्राम। अगर इसको 3 कम कर देंगे तो ग्राम में हो जाएगा, मतलब 24 ग्राम। तो 1.67 × 10⁻24 की घाते ग्राम या -27 की घाते किलोग्राम के बराबर होता है एक एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है। ध्यान रखिएगा, परमाणु भार को एटॉमिक मास यूनिट में नापा जाता है या व्यक्त किया जाता है, और कार्बन C12 के सापेक्ष ही इसकी गणना की जाती है। अगला है, किसी तत्व के परमाणु की दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या हो सकती है? ऑप्शन ए है 18, ऑप्शन बी है 32, ऑप्शन सी है 8, ऑप्शन डी है 2। जल्दी से अपना आंसर कमेंट करके बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड इसका एक सूत्र होता है 2 × कक्षा और उस पर पावर 2, ठीक है। पहली कक्षा पूछेगा तो पहला पावर लगा देंगे, इसमें दूसरी कक्षा पूछा है तो 2 और यहाँ कक्षा 2 हो जाएगा, 2 की पावर 2 हो जाएगा, तो 2 × 2 = 4 और 4 × 2 = 8, ठीक है। तो दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या क्या होगी? 8 होगी। इसी तरह तीसरे में पूछेगा तो हम ज्ञात कर सकते हैं, यहाँ पे 3 रख देंगे और 3 × 3 = 9, 9 × 2 = 18 हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अगला है, निम्नांकित में से 20 न्यूट्रॉन व 18 इलेक्ट्रॉन वाला कण कौन सा है? ठीक है, यहाँ पे दिया गया है 17 क्लोरीन 37, 18 आर्गन 38, 19
पोटेशियम 39, 16, सीजियम सल्फ़र 36। ठीक है, इसमें कौन होगा आपको इस आंकड़ों के आधार पर आपको बताना है कौन सा कण होगा। तो आपको यहाँ पे 20 न्यूट्रॉन दिया है और इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमको पता है प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है, तो प्रोटॉन हो गया 18। ठीक है, ये हो गया प्रोटॉन। और अगर हम इसका परमाणु भार निकालें, ठीक है, परमाणु भार अगर हम इसका निकालते हैं तो क्या होगा, 20 और 18 को हम ऐड कर देंगे तो हमारे पास मिल जाएगा 38। जब हम देख लेंगे परमाणु भार किसी का 38 है तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। ये परमाणु भार 38 आप आर्गन में देख सकते हैं, तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन की संख्या 18 यहाँ पे दी हुई है, तो इसमें कोई गलत नहीं होने की संभावना नहीं है। अगर ये सेम होता अगर परमाणु भार, तो हम लोग परमाणु क्रमांक से या फिर ये इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन के नंबर से हम लोग चेक कर सकते थे। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। तत्वों और यौगिक के अणु को किसके द्वारा दर्शाया जा सकता है। ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन की मौजूदगी द्वारा, रासायनिक सूत्र द्वारा, न्यूट्रॉन की मौजूदगी द्वारा। ऑप्शन डी है प्रोटॉन की मौजूदगी द्वारा। सही आंसर कमेंट करके बताइए, इसका सही आंसर क्या होगा। तत्वों और यौगिक के अणु को किसके द्वारा दर्शाया जा सकता है, तो ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, रासायनिक सूत्र के द्वारा। ठीक है, रासायनिक के सूत्र द्वारा ही तत्व और यौगिक अणु को दर्शाया जाता है, आप लोगों को पता है। अगला है, निम्न इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस तत्व को सूचित करते हैं। ठीक है, तो इसका विन्यास दिया हुआ है किसी भी तत्व का, आपको बताना है कि कौन सा है, सोडियम है कि एल्युमिनियम है, ये होगा यहाँ पे एक्चुअली, और ब्रोमीन और सल्फ़र। तो आप सबको इसका परमाणु क्रमांक याद होना चाहिए, तभी आप बता सकते हैं इसका आंसर। देख लेते हैं, ऊपर का जो होता है उसको अगर हम ऐड कर देते हैं, ऊपर की जो पावर होती है, तो परमाणु क्रमांक निकल आता है। तो 2 हो जाएगा, 2 और 2 4, 6 4 10 और 1 11। परमाणु क्रमांक 11 वाला कौन सा तत्व है, आपको ये एटलीस्ट पता होना चाहिए। ये है सोडियम, जिसका परमाणु क्रमांक 11 होता है, तो सोडियम इसमें सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, और ये इलेक्ट्रॉनिक्स विन्यास के हिसाब से हम पता कर लेंगे कि क्या होगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, कम से कम आप 30 तक के जो तत्व हैं उनका परमाणु क्रमांक आपको याद रखना है। ठीक है, 1 से लेकर 30 तक जो भी आवर्त सारणी में एलिमेंट है उसके परमाणु क्रमांक को आपको रटना ही होगा, तभी ऐसे प्रश्न हल हो सकते हैं। तो मैं अनिल, मेरे द्वारा संकलित किया गया है, मैं बोल भी रहा हूँ। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स, कमेंट्स करके ज़रूर बताएं वीडियो कैसा लगा, और पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, वहाँ पे सारे वीडियोज़ के पीडीएफ अवेलेबल हैं, वहाँ से आप डाउनलोड करके रिवाइज कर सकते हैं। तो थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।